सभी मित्रों को मैं अपना नमस्कार पेश करता हूं। दोस्तों, आप लोग समय निकालते हैं, क्लिक करके इस चैनल तक पहुंचते हैं और मेरी बातों को सुनते हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है इस पे बहुत दिन से बहुत उथल पुथल चली हुई है। बहुत दिन से ये प्रोग्राम बनता था। कुछ लोगों ने मुझसे बहुत कहा कि आप और तो बहुत बोलते हो, काफ़ी बातें बोल चुके हो, मज़दूरों पे क्यों नहीं बोलते? क्या आपको मज़दूरों पे तरस नहीं आता? तो मैं आज इस मुद्दे पे आपसे बात करूँगा, अपनी बात रखूँगा और इस ऑडियो के आखिर तक आप ये जान पाएंगे कि मज़दूरों को इस हालत में डालने के लिए कौन सी 3 चीज़ें जिम्मेदार हैं, कौन सी 3 संस्थाएं। जिन 3 संस्थाओं में से एक संस्था तो ये मज़दूर खुद हैं। और आप इस ऑडियो के आखिर तक ये समझ पाएंगे कि कैसे ये मज़दूर का जो तबका है, जो अनस्किल्ड लेबर का जो तबका है, ये हम मिडिल क्लास लोगों से ज़्यादा बेहतर कैसे ज़िंदगी बिताता है। बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों के मुकाबले इन मज़दूरों की ज़िंदगी बेहतर है। आप ये जान पाएंगे। हो सकता है आपको इसकी हैरानी हो, लेकिन मेरी दलील सुन लीजिएगा। दलील सुनने के बाद आप खुद विचार कीजिएगा। मेरी बातों को मान लेने का यूं मान लेने का कोई भी कारण नहीं है। आपको जो मैं दलील दूं, आप उसके ऊपर अपना कॉमन सेंस अप्लाई कीजिएगा। और मैं फिर निवेदन कर दूं कि कॉमन सेंस, ये चैनल का नाम अनकॉमन सेंस रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास कॉमन सेंस नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा सबके पास बराबर मात्रा में बिना किसी योग्यता के उपलब्ध है, सभी के पास मौजूद है। सिर्फ कभी कभी क्या होता है, हम कॉमन सेंस को इस्तेमाल करने का अभ्यास भूल जाते हैं। कॉमन सेंस को कभी कभी दरकिनार करके हम अपने फैसले लेते हैं, ज़िंदगी की थ्योरी डिसाइड करते हैं, ज़िंदगी की दिशा बना लेते हैं, जो कि गलत होता है। एक बहुत सियाने बंदे ने कहा है कि जीवन की हर समस्या का समाधान बहुत आसानी से मिल जाता है, जो कि सही लगता है, युक्ति युक्त होता है, तर्क संगत होता है और गलत होता है। ये बड़ी गहरी बात है, इसके ऊपर फिर कभी चलो बात डिटेल में कर लेंगे। फ़िलहाल मैं मज़दूरों के ऊपर आता हूँ, जिनको टेलीविज़न पे देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं कई बार अपने घर में ये बात बोलता हूँ कि ये बहुत द्रवित करने वाली बात है। इसको देखकर हृदय से काफ़ी कष्ट महसूस होता है कि ये बहुत इतने मेहनतकश लोग जो इतनी कठिन ज़िंदगी बिताते हैं, उनको इतना कष्ट ये समाज, ये सरकार, ये सिस्टम ये क्यों दे रहा है इतना कष्ट? आखिर इनका कसूर क्या है? तो इस ऑडियो के अंत तक मित्रों, एक ऐसा कसूर मैं आपको इस मज़दूर तबके का बताऊंगा जो आप समझ पाएंगे कि इनका भी एक बहुत बड़ा कसूर इस हालात में शामिल है। तो मित्रों, मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा आपको। मेरे सामने 2 जगह हैं जहां पे मैं देखता हूं कि ज़्यादा मज़दूर हैं हमारे इलाके में। एक तो NCR दिल्ली है, दूसरा पंजाब है। पंजाब के मज़दूरों की मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने खुद वहां देखा है कि बहुत सारे बिहार और यूपी के मज़दूरों ने वहां पे अपने घर बना लिए हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें वहां ऑलरेडी उन्होंने बना ली हैं। और ये बड़ी शानदार बात है। ये दास्तान पंजाब के इतिहास में शामिल होगी। आज नहीं तो कल पंजाब के बड़े बड़े पुरोधा व्यक्ति, बड़े बड़े शानदार इतिहासकार इसको शामिल करेंगे कि एक ज़माना ऐसा आया था, पिछले 10-20 साल की बात है, कि यूपी और बिहार के मेहनतकशों ने, कहते हैं ना कि हम मेहनतकश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ये स्लोगन बड़ा मुझे कॉलेज टाइम में बहुत एक्साइट करता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन यूपी और बिहार के मज़दूरों ने पंजाब में बहुत सारे मामलों में इसको सच करके दिखाया है। उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी सिंसेरिटी के साथ काम किया कि बहुत सारे ज़मींदार, ज़मीनों के मालिकों ने उनको पूरा का पूरा हक दे दिया कि हमारी ज़मीन आप संभालो।
है ना। कुछ पंजाब में नशे का कारोबार ज़्यादा हो गया, कुछ दिखावा ज़्यादा हो गया, कुछ पंजाबियों को पसीना बहाने की आदत कम होती गई, और जिसका पूरा लाभ इन मेहनतकश लोगों ने उठाया और अपने आप को सेटल किया। तो पंजाब में और भी कई जगह काम करने वाले प्रवासी अनस्किल्ड लेबर के तारीफ़ में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, बार बार उनके लिए करतल ध्वनि करना चाहूँगा, बार बार उनको तारीफ़ करना चाहूँगा। अब आते हैं मित्रों दिल्ली पे। दिल्ली एनसीआर में जो मज़दूर है, उसकी जो मज़दूरी, उसकी लेबर की जो कॉस्ट है, उसकी जो इनकम है, वो मेरे हिसाब से पंजाब से थोड़ी ज़्यादा है ना। पंजाब वाले मज़दूरों की मैं क्यों ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं आपको लास्ट पॉइंट एक और बोल दूँ। पंजाब के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ। पंजाब के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि वहाँ मज़दूरों की हालात काफ़ी ठीक हैं, एक बात। दूसरा, पंजाब के ज़मींदारों ने, अभी मैंने एक खबर सुनी थी कि यूपी बिहार के बहुत सारे मज़दूर पंजाब वापस आने को भी तैयार हो रहे हैं क्योंकि अगली फसल तैयार है। तो अभी वैसे भी मैंने बहुत सारे खुद ऐसे एग्जाम्पल, मेरी पंजाब में लोगों से बात होती है कि उन्होंने अपने मज़दूर और उसके परिवार को परमानेंटली अपने पास रख लिया है, उसको महीने 2 महीने 4 महीने का खर्चे की चिंता छोड़ देने को कह दिया है, और भाई आप यहाँ पड़े रहो, आप यहाँ रहो, आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी, उनको अपना बना के रखा है। तो इसलिए पंजाब में मज़दूर परेशान हैं, ज़रूर परेशान है। पंजाब के मज़दूरों ने भी पलायन किया है, लेकिन मैं बात उसकी करना चाहता हूँ ज़्यादा जो दिल्ली के मज़दूर हैं, क्योंकि दिल्ली में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई है। तो मित्रों, दिल्ली के जिस दिन पहली बार दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन पे या ट्रेन स्टेशन पे 2000-4000 लोगों की भीड़ देखी थी, उस दिन से ही मैंने इसके ऊपर विचार करना, थोड़ा ख्याल करना शुरू किया। तो मुझे धीरे धीरे चीज़ें खुलती गईं, और जैसा मैं आपसे हमेशा निवेदन करता हूँ कि जब भी आप किसी भी चीज़ की थोड़ी गहराई में जाएंगे, थोड़ी सी ऊपर वाली परत को हटाएंगे, तो आप ये देख पाएंगे कि भीतर कुछ और है उसके अलावा जो आप समझ रहे थे। जी, तो दिल्ली में मान लीजिए एक मज़दूर की जो इनकम है, मैं नहीं मानता कि 15 से 20,000 महीना से कम है। चाहे वो दिहाड़ी वाला हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो कोई हो, चाहे वो पैकिंग करता हो, मजदूरी करता हो, कुछ भी करता हो। आज के इस दौर में जब आम इंसान पसीना बहाने की तरफ नहीं जा रहा है, पसीना बहाने से विमुख होता जा रहा है, ऐसे दौर में हमने देखा है कि आप याद कीजिए, जब हम पहले कोई मकान शिफ्ट किया करते थे तो आपसी में ही 2 भाई मिलके कर लिया करते थे, 2-4 भाई लोग आपस के मिलके कर लेते थे। लेकिन अब ट्रेंड क्या है, अब मज़दूर चाहिए, अब आपको गाड़ी भी चाहिए, अब हमें स्पेशल पैकिंग वाला स्टाफ भी चाहिए। तो पिछले 10-20 साल में जब से आधुनिक मामला शुरू हुआ है हमारी सामाजिक ज़िंदगी का, तब से मज़दूरों की कीमत, मज़दूरों की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। मैं मान लेता हूँ कि एक मज़दूर ज़्यादा नहीं दिल्ली में रहकर 15,000 रुपये कमाता है, 15 से 18,000 रुपये औसत कमाता है। और मैं ये भी मान लेता हूँ कि एक मज़दूर, कोई मज़दूर दिल्ली में 2 साल से रह रहा है, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से। चलिए मान लेते हैं एक मज़दूर एवरेज औसत दिल्ली में रहता है 10 साल से। ये जो पलायन वालों की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है मित्रों, ये एक मज़दूर एक महीने में अपनी कुल ऊपर वाली कमाई या सारी कमाई मिलाकर, अगर वो अच्छे से मेहनत कर रहा है, दिल्ली जैसे शहर में 5,000 रुपये महीने के बचत कर लेता होगा? जी, उस 5,000 रुपये को आप अंदाज़ा लगाइए, साल का 60,000 और 10 साल का 6 लाख रुपया। हम कहते हैं ये थोड़ी फिगर ज़्यादा हो रही है, इसको कम कर लेते हैं, हम 10 साल में 4 लाख रुपए मान लेते हैं। अगर मैंने 10 साल में 4 लाख रुपया जोड़ लिया है, तो मुझे 2 महीने में समर्पण तो नहीं कर देना पड़ेगा कि अब ना तो मेरे पास किराया है, ना मेरे पास राशन है, ना मेरे पास कुछ है। और वो भी तब जब मकान मालिकों को सरकारी हिदायत है कि आप किसी को किराए के लिए तंग ना करेंगे। जी,
आप अच्छे से जानते हो कि भारत में कोई भी नाइंसाफ़ी होती है तो आजकल वीडियो वायरल करने का ज़माना है। क्या आपने देखा दिल्ली के कितने मज़दूरों ने वीडियो वायरल किए कि ये देखिए जी सामान फेंक दिया है, ये देखिए जी मकान मालिक धमकी दे रहा है? नहीं किया ना, बहुत कम किया, बहुत कोई 10,000 में एक। तो पहला तो मैं इस बात पे गौर करना चाहूँगा और आपका गौर करवाना चाहूँगा कि एक मज़दूर को पलायन क्यों करना पड़ता है जहाँ आप 10 साल से रह रहे हैं। और अगर मैं आपको सरकारी कुछ योजनाओं के नाम बता सकूं तो मैं आपको सरकारी कुछ योजनाओं के नाम बताता हूं जो बहुत सारे मज़दूरों को मैंने खुद देखा है, आप भी जानते हैं कि इतनी सारी योजनाएं चलती हैं सरकार की मज़दूरों के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर जहां झुग्गी वहां मकान, जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, विधवा वाली स्कीम, महिला उद्यमी स्कीम, कन्या की स्कीम, सुकन्या योजना, लाडली योजना, वृद्धावस्था योजना, युवा मुद्रा लोन योजना और इस तरह की कितनी ही योजनाएं। उज्ज्वला भी आ गई उसी में। आयुष्मान, सबसे ज़्यादा आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना ने तो लाखों मज़दूरों को, लाखों अनस्किल्ड लेबर क्लास लोगों को कारण दे दिया है कि वो गरीब बने रहें। आयुष्मान भारत योजना ने जो हमारे केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, उस आयुष्मान भारत योजना ने लाखों लाख मज़दूरों को ये कारण दे दिया है, गडरिया लोहारों को जो सड़क पे पड़े हैं। आप उसकी शर्तें अगर जानते हो, आयुष्मान योजना में शामिल होने के लिए शर्तें बहुत ज़बरदस्त हैं। वो उन लोगों को छूती है योजना जो किसी भी जगह पे नहीं है, जिनका कोई भी वजूद नहीं है, बहुत ही जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिनका बहुत फाइनेंशियली बहुत बुरा हाल है। जैसे आपके घर में कोई पुरुष कमाने वाला ना हो, आपके घर में फ्रिज ना हो, मोटरसाइकिल ना हो, आपके घर में 10 साल की उम्र का कोई कमाने वाला हो, तब आप उसमें आते हैं, राइट। मेरा एक मित्र है दोस्तों हरियाणा में, जो आधार केंद्र, स्टेट लेवल का एक आधार केंद्र चलाता है। तो एक दिन उसने मुझे अच्छी खबर दी कि मेरे पास अभी आधार केंद्र है, मेरी आमदनी अच्छी हो गई है। तो उसने मुझे बताया कि 64 ऐसी योजनाएं हैं जिनका पैसा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से लोगों के खातों में जाता है। तो मुझे और भी हैरानी हुई। तब मुझे थोड़ा सा समझ आना शुरू हुआ। कॉमन सेंस को और इस जानकारी को मैंने जब मिक्स किया, तब मित्रों एक रहस्य मुझे समझ ये आया कि हिंदुस्तान के मज़दूरों को ऐसा सिरप, ऐसा पेन किलर सिरप पिलाया जाता है, ऐसा उसको क्या बोलते हैं, ट्रैंक्युलाइज़र दिया जाता है, ऐसी सेडेटिव दिए जाते हैं जिससे कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को एक गरीब के लेवल से ऊपर आने से डेलिबरेटली मेहनत करके रोकते हैं। गरीब आदमी गरीब बने रहने में जितनी मेहनत करता है, विश्वास कीजिए उसको गरीब से अमीर बनने में उतनी मेहनत नहीं लगेगी। अब आप थोड़े से हैरान होंगे मेरी बात से। मैं अपनी बात के समर्थन में कुछ और चीज़ें बताऊंगा आपको। पहले तो मैं ये निवेदन कर दूं मित्रों कि मेरी कोई पार्टी से संबंध नहीं है। अगर किसी को ये गलत फहमी हो कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, तो वो मुझे कॉल करें और मैं उनको बीजेपी की ऐसी ब्लंडर मिस्टेक्स बताऊंगा जो उनको नहीं बताऊंगी, जो बीजेपी का विरोध करते हैं। अगर किसी को ये वहम हो कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं, तो भी यही बात है। आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको कांग्रेस की वो गलतियां बताऊंगा अभी हाल में जो उसको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, अगर वो बीजेपी के सामने एक अच्छा विकल्प के रूप में उभरना चाहती थी। तो आपको लगता है मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता हूं, तो आप मुझे फ़ोन कीजिए और मुझे कहिए कि उस पार्टी का थोड़ा आपको कच्चा चिट्ठा, छीछा लेदर चाहिए। मैं बिल्कुल सटीक सत्यों के साथ आपको उस पार्टी का पूरा बही खाता खोल के बता दूंगा कि उसमें कौन कौन सी बड़ी बड़ी कमी है। इस वक्त जब मैं ये ऑडियो बोल रहा हूँ, मेरी पार्टी है मज़दूर। बस वो मज़दूर जिनको देख के हमें बहुत दुख हो रहा है। हम सभी लोग उनको टीवी पे देख नहीं पा रहे हैं। चैनल चेंज करने तक का मन होता है कि इतना नहीं देखा जाएगा। मैं इस वक्त उस पार्टी का मेंबर हूँ
जिसका नाम है मजदूर, जो असल में कोई पार्टी ही नहीं है। तो इस तरह से मैंने जब इस पे गौर किया तो मुझे पता चला कि भारत के मजदूर बहुत सालों से, जब से आज़ादी हुई है उससे पहले भी, अंग्रेज़ों के समय से ही उनको रेवड़ियाँ, कुछ रियायतें, कुछ दान, कुछ मीठी मीठी गोलियाँ उनको देकर ऐसा सम्मोहन दिया गया है। मैं हर तरह के सम्मोहन के खिलाफ हूँ मित्रों। आप देखोगे कि मैं सम्मोहन का शब्द बहुत यूज़ करता हूँ। ऐसा सम्मोहन दिया गया है कि आपको ग्रो नहीं करना है। आपके ग्रो नहीं करने में ही राजनेताओं की ताकत छुपी हुई है। आप ग्रो कर जाएंगे तो आपको अक्ल आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी, आपके बच्चे पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पे लग जाएंगे, अच्छा भला बुरा सोचने लग जाएंगे। हमें फिर कहाँ से वोट मिलेगा? हम फिर कैसे धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे, ज़ात के नाम पे, फलाने नाम पे, अलग अलग क्षेत्र के नाम पे, एक आदमी सिंह भूम एरिया का है, एक सोनभद्र एरिया का है, तो वो एरिया के नाम पे भी वोट कई बार बिक जाते हैं। ना सिर्फ पैसे से वोट बिकते हैं, ना सिर्फ धर्म से वोट डाइवर्ट होते हैं, ना सिर्फ ज़ात से, बल्कि यहाँ तक कि क्षेत्र, कौन से क्षेत्र का प्रत्याशी है वहाँ तक पे लोग वोट डाल आते हैं। और वो लोग वो होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जो वेल सेटल्ड नहीं होते, और ये गरीब होते हैं, अनस्किल्ड लेबर, मजदूर होते हैं। तो ये एक बड़ा कारण कि हमारे मजदूरों का हाल, ये वाला हाल क्यों है। एक मुझे शेर याद आता है मित्रों, मुझे शेर सुनाने का थोड़ा अभ्यास है। ख्वाब क्या देखें थके हारे लोग, ख्वाब क्या देखें थके हारे लोग, ऐसे सोते हैं कि मर जाते हैं। ख्वाब क्या देखें थके हारे लोग, ऐसे सोते हैं कि मर जाते हैं। बुझ जाते हैं हम भी सूरज के हमराह, हमराह माने उसी रास्ते पे चलना जिस पे सूरज चल रहा है। बुझ जाते हैं हम भी सूरज के हमराह, राख उठाकर बिस्तर तक ले जाते हैं। ख्वाब क्या देखें थके हारे लोग, ऐसे सोते हैं कि मर जाते हैं। बुझ जाते हैं ये भी सूरज के हमराह, राख उठा के बिस्तर तक ले जाते हैं। और एक और मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक छोटा सा कविता मुझे याद आती है, हल्की सी। गोली खाने के बाद एक के मुंह से निकला राम, दूसरी के मुंह से निकला माओ, तीसरे के मुंह से निकला आलू। गोली खाने के बाद एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह कहती है कि पहले दो के पेट भरे हुए थे। तो मजदूरों का हाल ऐसा ना रहता अगर मजदूर सरकारों की, और आप हैरान होंगे तीसरी पार्टी कौन है इसमें। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि 3 संस्थाएं हैं जो इस हालात की जिम्मेदार हैं। उन तीनों में सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इस हालत के लिए जो संस्था है उसका नाम है स्वयं मजदूर। दूसरी संस्था है मित्रों जिसको मैं दूसरे स्थान पे जिम्मेदार ठहराना चाहूँगा, वो है किसान और मजदूरों के संगठन। उनकी यूनियनें, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े इनके पूरी हायरार्की है। इनके महासचिव से लेकर नेता, प्रेसिडेंट, सब कुछ होते हैं। और ये मजदूर संगठनों की खास बात ये है कि ये जंतर मंतर पे धरना देते हुए तो आपको मिलेंगे। ये मजदूरों को रैलियों में हाँक के, पशुओं के रेवड़ की तरह हाँक के ले जाते हुए तो आपको अक्सर मिल जाएंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी की सेवा करते हुए इनको आदेश मिलता है कि हमें 10 लाख मजदूर कल रैली में चाहिए, उनको ले जाएंगे। मुद्दा कोई ना कोई बना के, कोई उनको रिझाने का सूत्र लगा के मजदूरों को वहाँ ले जाएंगे रैली में। ये हैं हमारे मजदूर संगठन। ये दूसरे नंबर के जिम्मेदार मैं मानता हूँ। और सबसे तीसरे नंबर पे मैं जिम्मेदार मानता हूँ कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार। आप सोचेंगे कि केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को मैं सबसे कम जिम्मेदार क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि पहली बात तो ये
कि हर आदमी अपनी ज़िंदगी का इंचार्ज खुद होता है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी का इंचार्ज नहीं हूँ और मैं अपने आप को मिट्टी का ढेला घोषित कर दूँ, फिर मुझे ये बात भी कहने का क्या हक है कि मुझे मारा जा रहा है, मुझे शोषण हो रहा है, मुझे पलायन क्यों करने दिया, मुझे क्यों इतना अत्याचार हो रहा है। भाई जब मैं मिट्टी का ढेला ही हो गया, यदि मैं वाकई भीतर से मिट्टी के ढेले जैसी प्रवृत्ति वाला हो गया, तो मेरी तो शिकायत भी गिर गई होगी ना सारी, है ना। तो पहली जिम्मेदारी मजदूर पे डालता हूँ, स्वयं मजदूर पे। दूसरी जिम्मेदारी डालता हूँ किसान और मजदूर संगठनों पे। तीसरी डालता हूँ सरकार पे, क्योंकि सरकार को चुनने वाले ये 2 लोग ही हैं। सरकार कहीं से स्वयं अस्तित्व में नहीं आ गई है। सरकार कहीं मंगल ग्रह से उतर के यहाँ पे आके राजकाज करने नहीं बैठ गई है। सरकार को किसी एलियन ताकत ने यहाँ पे स्थापित नहीं कर दिया कि आप यहाँ पे राज कीजिए। हमने चुन के डाला है, मजदूरों ने वोटें दी हैं, किसान मजदूर संगठनों ने वोटें ला के सरकार को पकड़ाई हैं, जिस पार्टी की भी सरकार बनी है जी। तो ये मेरा कहना है बहुत मजबूत तरीके से कि पहला जिम्मेदार जो है वो मजदूर है। अब मैं मित्रों आपको वापस वहाँ ले चलता हूँ। एक कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा था, अगर एक मजदूर 10 साल से दिल्ली में था और वो 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख रुपए भी नहीं बचा पाया, तो फिर इसका मतलब वो, आप यकीन करिए, मैं बहुत मजदूरों को अच्छे से जानता हूँ जिनको पूरे महीने कमाना है, कमाई मिलती है, कमाते हैं, बेरोज़गार नहीं हैं, लेकिन किसी को नशे की आदत, कोई जुआ खेलता है, कोई और कुछ करता है, तो ये करके वो अपना पैसा बचाते नहीं हैं। और ये जो बीवी बच्चे साथ लेके जा रहे हैं, जिस दिन एक आदमी विवाह करता है, जिस दिन एक आदमी बच्चों को प्लानिंग करता है, उसी दिन अगर वो पैसे जोड़ना शुरू नहीं करता, तो जिम्मेदार क्या इसके लिए जिम्मेदार कोई और है? तो अब बात को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए मित्रों, मैं 4 अपने ख़ास लोगों का आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। 4 लोगों का, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने अनस्किल्ड होते हुए भी आज वो बहुत अच्छे मकाम पे हैं। आप अपने, और मैंने किसी ऐसे का एग्जाम्पल नहीं लिया, मैं किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ जो मैंने सत्यमेव जयते पे देखा या टीवी में देखा या कौन बनेगा करोड़पति में देखा। मैं आपको 4 लोगों के कोशिश करूँगा कि इस YouTube ऑडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं खुद उन 4 के नाम और नंबर भी डाल दूंगा, फ़ोन नंबर। आप उनसे बात करके, मैं चाहूँगा कि आप उनको बधाई दीजिए, मैं चाहूँगा कि आप उनको मुबारक दीजिए कि वो अनस्किल्ड थे और कुछ तो अभी भी उनमें से अनस्किल्ड हैं, लेकिन अच्छा कमा रहे हैं। पहला और सबसे शानदार उदाहरण मित्रों मेरे मित्र का है, जिसका नाम गौतम है। गौतम 12-13 साल पहले सोनभद्र, एक ज़िला है सुदूर यूपी में, सोनभद्र से आया था, जहाँ पे आप अगर सर्च करेंगे तो उसको मिनी गोवा भी कहते हैं। वहाँ पे एक नदी है, सोनभद्र नदी, उसका बीच इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है कि गोवा में आ गए हैं। गौतम वहाँ से आकर एक कुरियर बॉय की जॉब करता है। पहले वो अखबार फेंकने का काम करता है घरों में, फिर वो कुरियर बॉय 1800 रुपये की जॉब करता है। उसके बाद मित्रों, मैं जहाँ से उसको जानना शुरू किया, वहाँ उसको ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी में एक सेल्स कोऑर्डिनेटर की जूनियर वैकेंसी पे जॉब मिली। इसमें शायद उसको 4-1 हज़ार रुपये तनख्वाह थी। आप हैरान होंगे जानकर, और मैं दावा करता हूँ आपके आसपास भी ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा आंखें खोल के कॉमन सेंस को चमका के देखिएगा। आज मित्रों, गौतम क्लब महिंद्रा हॉलिडे रिजॉर्ट्स में, जिनके 150 रिजॉर्ट्स हैं संसार भर में, सभी 5 स्टार से ऊपर हैं, उसमें वो 4 राज्यों का रिटेंशन इंचार्ज है। ये गौतम की कहानी है। मैं इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। और गौतम अनस्किल्ड था। गौतम के पास कोई ऐसी डिग्री नहीं थी जिसके दिखा के उसको जॉब मिल सकती थी। आप मानते हैं कुरियर बॉय तो अनस्किल्ड ही होगा ना जी। ये ऐसा एक एग्जाम्पल है जो मेरे सामने है, हमारे साथ है। मित्रों, इस ऑडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। इस ऑडियो का दूसरा और अंतिम भाग मैं कल पेश करूंगा, जिसमें मैं 3-4 और कामयाब मित्रों की कहानी बताऊंगा
जिन्होंने अनस्किल्ड लेबर से बहुत ऊंची कामयाबी का सफ़र खुद तय किया है अपनी मेहनत के बल पे। और उसके साथ ही मैं आखिर में इन सभी मज़दूरों को, सभी मज़दूर संगठनों को एक चैलेंज भी पेश करूंगा। तो कल सुनिएगा ज़रूर। धन्यवाद, धन्यवाद।